नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से में इसमें से क्वेश्चंस बनने चाहिए। इसको समझने के लिए भी आसान हो जाएगा, आपको आंसर्स लिखने के लिए भी। आपको एक इकोनॉमी का खाका समझ में आएगा कि जो हम न्यू इंडिया जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जिस पे डिबेट हो रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की जो तमाम बातें हैं, उसका जो आधार है, उसकी जो रूपरेखा है, पीपीपी मोड, प्राइवेटाइजेशन, बैंक मर्जर्स, इतना कुछ चल रहा है इस वक्त देश में। एक तरफ स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, इकोनॉमी के हाल कैसे हैं। तो इन सभी से तमाम बातों से जो दिन भर में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो बातें निकल के आई हैं, ये लेक्चर प्रोविडेंटली थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, हम इसमें ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड जो 7 साल का जो एक तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है, नेट सेलर्स, हम इस पर बात करेंगे। एक बिल आया है डीएफआई को लेकर, हम इस पर बात करेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन का डीएफएस के साथ जो है, हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद एटीआई के जो रूल्स का इम्पैक्ट है, इसको हम 2 बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा मामला है, लंबा मामला है। इसमें सेबी की जो रूलिंग्स हैं इसको, और हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे का, जैसे पीएमयूजे यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ने जो है फाइन लगाया है एसबीआई में, उसमें क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं। फिर आईआरडीए की हम बात करेंगे। फिर एनआईएल यानी कि नीचल इस्पात निगम को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो हम डेटा एनालिसिस करेंगे इसमें थोड़ा सा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो डीपी आईआईटी मीट जो एफडीआई पे होने हुई है, उसका क्या आधार है, यानी कि जो आगे जिस तरीके से जाएगा। बिल ऑलरेडी राज्यसभा में, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको पेश किया है। तो इसके बाद जो है एसबीआई, आईओसीएल और एलआईबीओआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल एनालिसिस किया है। ये आपको स्टॉक मार्केट को समझने में हेल्प करेगी। ये आपको एसबीआई के इनिशिएटिव्स, और एलआईबीओआर ये मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। इसके साथ हम गोल्डमैन सैक्स की बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने इंडियन जंग को एक तरीके से बाय किया है। तो इसकी जो दिलचस्पी है, उसका जो आधार है, उसकी जो रिपोर्ट है, जो उसकी सोच है। हम गोल्डमैन सैक्स बहुत रेप्यूटेड नाम है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या रीजन रही हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे जो डेप्ट प्लान्स को लेकर जो कॉर्पोरेट कह रहा है, जो सेबी का कहना है, एटीआई बॉन्ड्स वापस, इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक मिडिल क्लास को लेकर के एक रिपोर्ट आई है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एक हारून रिपोर्ट करके आई है, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं हम डेटा के साथ इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो कोविड की रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आने वाले वक्त में इसका जो एक तरीके से गंभीर चिंतन की बात है, हम उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त इकोनॉमी के लिए है, वो आपका रेलवे प्राइवेटाइजेशन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, किस तरीके से ये रिवाइज एस्टिमेट्स बजट की तरफ ये होने की उम्मीद ऐसे जताई जा रही है, तो हम आंकड़ों से बात करेंगे। और इसके बाद हम बैंक मर्जर्स पे बात करेंगे, डेटा एनालिसिस के साथ किस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट। तो ये तमाम बातें हैं, हम इसमें एग्जाम परस्पेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात वो निकल करके आती है, वो ये आती है कि म्यूचुअल फंड्स हैं एक तरीके से जो हैं, ये नेट सेलर्स ऑफ इक्विटीज़ हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा 7 सालों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कि एक तरीके से नेट सेलर ऑफ इंडियन इक्विटीज़ पहली बार ये होने जा रहा है पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो इन्होंने जो एक तरीके से जो इन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं, उनकी जो वर्थ अगर हम निकालें तो 1,27,000 करोड़ निकल करके आती है, यानी कि 1.27 ट्रिलियन जो निकल करके आई है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, 2020-21 में। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका जो फिगर निकल करके आया म्यूचुअल फंड से, वो 1,27,000 करोड़ है। और ये जिसमें कहते हैं कि ये एक तरीके से हाईएस्ट नेट सेल्स है जो रिकॉर्ड की गई है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो म्यूचुअल फंड जो हैं, इनको एक तरीके से कन्वेंशनली देखा जा रहा है नेट बायर्स, जैसे ये प्रीवियस छः फाइनेंशियल ईयर के अंदर थे। तो इन्होंने जो परचेज किए थे वो करीब करीब 1,41,000 करोड़ के इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर परचेज किया था, 88,152 करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर परचेज किया था, और 91,814 करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर उन्होंने परचेज किया था। तो आप इसका ट्रेंड साफ देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18 में 1.41 ट्रिलियन, और इसके बाद जो है फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 88,152 करोड़, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 91,814 करोड़। तो आप इसको देख सकते हैं कि अनइवन ट्रेंड रहा है। तो जो लास्ट टाइम जो इनको ऑफलोड करने का जो इसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम परस्पेक्टिव से ये है कि लास्ट टाइम इनको ऑफलोड करने के लिए इंडियन इक्विटीज़ को फाइनेंशियल ईयर 14 में
कहा गया था, ये इन्होंने किया था। तो जहां इन्होंने अपनी नेट जो इन्होंने बेची थी सॉलिड स्टॉक्स की, वो वर्थ थी आपकी 21,159 करोड़ की। तो दो फाइनेंशियल ईयर 14 के अंदर इनको अलाउ किया गया था। उसके बाद ये इन्होंने जिस तरीके से परचेज किया है, लेकिन अब इन्होंने इसको सेल भी किया है। तो ये पहला ही बार हुआ है 7 सालों के अंदर, इससे पक्का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैबिनेट ने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने क्लियर किया है एक बिल को, जिससे कि जिसको कहते हैं कि डीएफआई को एक तरीके से इंफ्रा पुशिंग एक तरीके से इसको देखा जा रहा है। बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है ये। तो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है इस बिल को, कि गवर्नमेंट के जो ओन जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम डीएफआई भी कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट ओन्ड है, डीएफआई है। और इसके साथ जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो इसके लिए 20,000 करोड़ है, ताकि ये एक लेवरेज दे सके। करीब करीब जो उन्होंने सरकार का फिगर है ये 3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ के करीब को ये लेवरेज दे सके मार्केट के अंदर अगले कुछ सालों के अंदर। और जिससे कि लॉन्ग टर्म जो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सबको पता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इनमें बहुत ज़्यादा फंडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक तरीके से, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी भी जो देश की तरक्की होगी, जो उसका विकास निर्भर करेगा, ये बहुत सालों, लास्ट 30-40 सालों से ये तो बहुत एक तरीका रिपीट है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं। तो उसको डेवलप करने की दिशा में ये कदम है। अगर हम इसे सही सही पर्सपेक्टिव में रखें तो हम ये पाते हैं कि 3 लाख करोड़ की जो बात की जा रही है सरकार की तरफ से, ये एक तरीके से थोड़ी सी कम है। ये करीब करीब आपकी 3% है जो गवर्नमेंट ने, इस पर हमने पहले भी बात की है। 111 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्पेंड किए जाने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। 7,000 प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम इसका भी थोड़ा डिवाइड कर देंगे अभी। 7,000 प्रोजेक्ट जो हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर। ये इसका ड्यूरेशन जो होगा इनका 2019-20 से 2024-25, यानी 2024-25 तक 7,000 जो मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी जो लागत है वो 111 ट्रिलियन यानी 100 इसको कहते हैं कि 111 लाख करोड़ के करीब इसकी जो वैल्यू है, जो ड्यूरेशन है, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है ये। तो इसके मद्देनजर ये है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 7,671 प्रोजेक्ट्स हैं। ये 7,671 प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी कुल लागत जो है 111 ट्रिलियन है, यानी कि 111 लाख करोड़ रुपए निकल 1 लाख करोड़ रुपए निकल करके आएगी। और ये अगर हम बिलियंस में इसको कन्वर्ट कर लें डॉलर वैल्यूज में, तो ये 1919.05 बिलियन डॉलर्स निकल करके आएगी। यानी अब इसके अमाउंट से आप देख सकते हैं कि किस मैसिव गति पे काम होना। लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हम इस पर बढ़ रहे हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि काफ़ी और सुधार की बहुत डीपली आवश्यकता है। अब हम इसको थोड़ा सा और इसको ब्रेकअप ले लेते हैं। हम इसको ये देखते हैं कि जो ये हम 7,671 प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इनको ब्रेकअप कर लें, तो जो रोड्स और ब्रिजेस हैं, ये 7,671 में आपके 2,625 एक तरीके से पोर्ट्स इसमें जो है रोड्स एंड ब्रिजेस हैं, यानी 2,625। इसके बाद जो पोर्ट्स हैं आपके, वो 79 पोर्ट्स पे काम होना है, अगले 2024-25 तक कंप्लीट होने हैं। रेलवे ट्रैक्स जो हैं 606 रेलवे ट्रैक्स बनने हैं। अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट 220, एयरपोर्ट और एविएशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें 91। तो आप ये देख सकते हैं कि रोड्स एंड ब्रिजेस पे मैसिव काम होगा, पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम होगा। 79 पोर्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। रेलवे ट्रैक जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेलवे ट्रैक्स जो 606 प्रोजेक्ट जो रेलवे ट्रैक्स को लेकर के हैं। अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के 220 है। एयरपोर्ट और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 91 हैं। तो ये मैसिव इसके लिए रकम चाहिए। सरकार का खजाना खाली है, तो टैक्सेशन का एक इशू उठेगा। तो लंबे टाइम का जो प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसको कैसे किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है, इनके पास अभी 5,000 करोड़ का एक तरीके से इन्होंने एक तरीके से इस इंस्टीट्यूशन को जो हम बात कर रहे थे बार बार, डीएफआई को एक तरीके से दिया है। निर्मला सीतारमण का ये कहना था कैबिनेट मीटिंग के बाद, इसमें उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। ये तो ये उसके हवाले से ये आंकड़े हैं सारे। तो आप ये देखें कि कितना मैसिव प्रोजेक्ट है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, कि जो इसमें एक जो खबर निकल करके आएगी, जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार के हैं, इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है। इल इन्फॉर्म्ड इन्होंने शब्द यूज किया है, इन इन्फॉर्म्ड प्रोब में, और जो उसका प्रोसिक्यूशन बनता है उनके फैसलों को लेकर के। ये एक तरीका जो इसका जो बैकड्रॉप है, मैं आपको बताता चलूं कि जब मनमोहन सरकार यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, कि जो उसमें जो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो केंद्र सरकार के जो हैं, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि कल उन पे और ज़्यादा दिक्कतें ना हो जाए। पॉलिसी पैरालिसिस की जो बात थी उस वक्त से शुरू हुई थी, और उसके बाद जो था ये हमने देखा है। तो केंद्र सरकार ने ये स्टेप लिया है, और ये वक्त बताएगा इसमें कितनी सक्सेस है। तो जो केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने एग्जम्प्ट किया है, जो एक तरीके से डीएफआई जो एम्प्लॉयज हैं, जो इन्होंने इल इन्फॉर्म्ड इनकी जो प्रोसिक्यूशन
प्रोसिक्यूशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इनको एक तरीके से इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफर की है सीबीआई से और ईडी से। तो ये ऐसा इसके लिए एक लाइकली एक बिल भी आ जाएगा, उसके लिए जो है कि लॉ मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा जरूरी हुआ, सब लॉ मंत्रालय भी इस पे लगाया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे कि जो फॉरेन मनी रेज्ड लोन्स हैं उससे भी इनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम सरकार करेगी। तो फॉरेन मनी रेज्ड लोन्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आंसर्स लिखें या इंटरव्यूज में इसका जवाब दें तो आपको एक बहुत बारीक फर्क इसको समझना चाहिए। इसके बाद जो ये बिल होगा एक तरीके से जो ये फ्रेम किया जाएगा, ये एक तरीके से जो बिल आने वाला है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को बनाएगी, डीएफएस। पिछली बार हमने डीएफआई की बात की थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के थी, तो डीएफएस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये इस बिल को फ्रेम करेंगे। और एक तरीके से जो ये होगा, और ये इसमें एक खास बात है यहाँ पर एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो ये होगा कि ये जो बिल है ये किस पे आधार बनेगा। तो ये जो बिल होगा लाइकली जो होगा इस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 को, हालांकि और इसको जो कि उम्मीद की जा रही थी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत ये ना होकर के ये बैंकिंग इसमें क्या कहते हैं 1949 वाले जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसकी कुछ गाइडलाइंस पे या उसको एक तरीके का मिरर करेगा। तो इसके बाद जो है कि इसका मतलब ये है कि जो बिल होगा ये एक रूम क्रिएट कर देगा, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। जो पीपीआई मोड है जो सरकार का है, जो हर नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री मोदी के शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने वक्तव्य जारी किया है कि पीपीपी मोड ही सॉल्यूशन है। और जो ये होगा कि इससे क्या होगा कि ये रूम क्रिएट कर देगा प्राइवेट सेक्टर डीएफआईज के लिए, ताकि वो ऑल्सो वो अंदर आ सकें, उनकी जो फंडिंग कहाँ से होगी, उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन होगा नहीं होगा, तो एक तरीके से चीज़ों को आसान करने के लिए, और जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक तरीके का प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए। तो इसके बाद जो होगा गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड होंगे नहीं होंगे ये देखा जाएगा। और इसके बाद जो ये होंगे कि एक जो इस तरीके फ्रीविलियस एक तरीके से जो आधारहीन आरोप लग जाते हैं, सरकार का वर्जन है, लेकिन तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो है कि सरकार की तरफ से एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि जो इसके लिए फाइनेंसिंग जो नीड है वो जो की प्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर होगी वो बहुत मैसिव हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसी उम्मीद जता रही है, केंद्र सरकार ऐसी उम्मीद जता रही है कि जो डीएफआई होगा आपका उसमें जो फाइनेंस करेंगे तो उसका जो परसेंटेज होगा ये करीब करीब 115 ट्रिलियन का होने वाला है, जो नीड होगी आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत। तो ये दोनों खबरें आप मिला के देख सकते हैं, आप इनको अलग अलग देख सकते हैं, किसका आधार बनेगा, ये बिल कैसे आएगा, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे डिटेल से बात की। अब हम बात कर लेते हैं जो आजकल बहुत मुद्दा चल रहा है एटीआई रूल्स का। तो एटीआई का जो रूल है इसका इम्पैक्ट हम देख लेते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी क्या चीज़ है। तो जैसे कॉमर्शियल बैंक हैं अगर हम उनकी बात करें तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर जो लेंडर्स हैं, जो पीएसयूज हैं सर्टेन, तो उनके जो प्लान्स हैं उन्होंने करीब करीब इसमें 30,000 करोड़ का जो एडिशनल टीयर 1 के अंदर एटीआई 1 बॉन्ड्स के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्होंने एक तरीके से इसको किया है। तो उससे जो समस्या उत्पन्न होगी तो उसकी जो कंट्रोवर्सी हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो उन्होंने सिक्योरिटी सेबी को उन्होंने कहा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एक सर्कुलर एक तरीके से जो सेबी का सर्कुलर आया था इन बॉन्ड्स को लेकर के, पिछले लेक्चर में हमने बात की है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि इसको अब रिवाइज करें या वापस लीजिए, या इसमें नेसेसरी ट्वीक वर्ड यूज किया था तो उसको अमेंड कीजिए या थोड़े एडजस्ट कीजिए उसे। तो जो एक्सरसाइज है एक तरीके से ये पूरी जो प्लान की जा रही है तो ये एक तरीके से रिप्लेस करने की बात की जा रही थी कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, और उसमें जो एनहेंस कैपिटल प्रोफाइल है ग्रोथ के लिए, जिससे जो इम्पैक्ट हो रहा था वो बैंकिंग इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था, तो उसके नजरिए काम किया गया है। तो इसमें एक तरीके से जो कहा जा रहा है कॉर्पोरेट की तरफ से कि आप जो है कि इन डेप्थ प्लान्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद वेट करें जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, ऐसा कहना है फंड हाउसेस का अपने क्लाइंट्स को। तो ये इसका इम्पैक्ट है, और फंड हाउसेस क्या सोच रहे हैं इसमें, फंड म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन इस पे दिया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पे, यही हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात की है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके तहत सिलेंडर जो है 819 रुपए का जो हो गया है, तो एलपीजी की जो रिफिल्स थी तो ये बियॉन्ड रीच हो गया है। जो आपके PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरीज थे उनकी बियॉन्ड रीच हो गया है। हम एक हारून रिपोर्ट पे ही बात करेंगे मिडिल क्लास को, वो थोड़ा अलग सेगमेंट है। तो इसका जो एक तरीके से जो ये राइज हुआ है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस राइज हुए, फिर एक्साइज ड्यूटीज में कोई रियायत नहीं, तो कई सारे फैक्टर्स हैं, उस पर हमने पेट्रोलियम वाले लेक्चर्स पे बात की थी। तो जो ये स्टीप राइज है इसका बहरहाल जो इम्पैक्ट हुआ है, तो उससे क्या है कि PMY के जो बेनिफिशियरीज थे उनके बियॉन्ड, और वो वापस जो है फायरवुड की तरफ चले गए, यानी कि वापस उन्होंने वो कन्वेंशनल जो
एक तरीका पारंपरिक जो चूल्हा है उसको ईंधन जलाते हैं चूल्हे पे, जो एक तरीका जिसकी वजह से ये पीएमवाई बहुत बेनिफिशियल रही थी योजना, बहुत इसने बहुत हेल्प भी किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो सिलेंडर है ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो जो प्राइस है 14.2 kg का डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का, वो हाइक कर दिया गया था 594 से एक, और मैं आपको फिगर्स बताता हूँ, ये डेटा एनालिसिस के तौर पे आपको बहुत हेल्प करेगा आंसर्स लिखने में। तो 594 जो था ये 1 नवंबर 2020 को थी इसकी कीमत 594 रुपये, और ये अचानक से 819 कर दिया गया 1 मार्च 2021 को। तो ये जो मैसिव डिफरेंस है, ये 200 से ज़्यादा रुपए का, 225-26 रुपए के करीब का जो ये डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसके बाद जो नियरली जो है इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, ये सरकारी डेटा है, तो जो 40% जो है इंक्रीज इन प्राइस जो ये हुआ है, इससे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरी थे, जो लाभार्थी थे, उनको इसने सबसे ज़्यादा आघात किया है। तो अगर हम बात करें अप्रैल 2020 की, तो सेंटर ने जो इसमें ये पॉलिसी में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उज्ज्वला योजना हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी डिटेल अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के खास करके, और बहुत बारीक आपको फर्क आना चाहिए। तो इसमें अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें, तो जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने 3 फ्री सिलेंडर्स की बात कही थी। तो जो इसमें जो, और ये कितने लाभार्थी थे उस समय, जो 8 करोड़ जो पीएमयूवाई योजना के तहत जो लाभार्थी थे, तो उनको 3 फ्री सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर्स की बात केंद्र सरकार की तरफ से ऑफर की गई थी। तो ये जो पार्ट था, ये किसका पार्ट था? ये आपका आत्मनिर्भर पैकेजेस के पार्ट था, जिसको कि निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। तो उस पर ये बहुत अच्छी स्कीम थी, इसने बहुत हेल्प किया गरीबियों को, इसने बहुत मदद पहुंचाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये प्राइस हाइक हुआ है, उसकी वजह से 40% का जो प्राइस हाइक हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा हालत खराब की है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एसबीआई पर दरअसल एक फाइन लगा है 2 करोड़ रुपए का, जो उन्होंने रेगुलेटरी वॉयलेशंस के तौर पे से कहा गया है, आरबीआई ने ऐसा कहना है। तो इन्होंने 2 करोड़ का किया है। तो ये जो नॉर्म्स हैं, जो उन्होंने एक तरीके से जो नॉर्म्स के रिलेटेड जो उनके एसबीआई की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी नहीं थी। तो जो अब ये नॉर्म्स किससे रिलेटेड, जो पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज इन फॉर्म ऑफ कमीशन, जो अपने रिम्यूनरेशन जो ये अपने ही कर्मचारियों को देते थे कमीशन के तौर पर, उसको लेकर के जो नॉर्म्स जो इस आरबीआई की तरफ से थे, उसमें इसका वायलेशन था। तो आपको ये बहुत बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस लिए फाइन किया गया है, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आपको फिर आपको दिक्कत होगी कि रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन फॉर्म ऑफ कमीशन, उसके लिए 2 करोड़ का फाइन लगा दिया है, तो ये बात आप अवॉइड कर जाएंगे, जबकि सही आंसर यही होने वाला है। तो इस एक्शन का जो होगा, एक तरीके से पता चलता है कि जो एक तरीके जो खामियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर, ये जो है कि ये इसको एक तरीके से वैलिडिटी की गई है, और ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट जो बैंक अपने कस्टमर्स के साथ ये करता है। तो इसके साथ साथ जो आरबीआई का कहना है, उन्होंने जो बैंक को ये जो फाइंडिंग्स थी, इसमें लैप्सेस पाए गए काफ़ी, और उनके जो ये कैसे पाए गए लैप्सेस को भी आपको पता होना चाहिए। जो स्टैच्यूटरी ऑडिट्स किए गए थे, जो ईयर एंड में 31 मार्च 2017, ये पीरियड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पीरियड के लिए ये फाइन किया जा रहा है। तो जो स्टैच्यूटरी लैप्सेस थे, एक तरीके से स्टैच्यूटरी जो ऑडिट था जो लैप्सेस के लिए, ये जो ईयर जो साल एंड हुआ था 31 मार्च 2017 को, और उसके बाद जो 31 मार्च 2018 को, तो आरबीआई ने जो एक तरीके से चेक किया था, क्या चेक किया था उन्होंने? रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स। आपको ये पता होना चाहिए जब आप आंसर्स लिखें यूपीएससी के खास करके, तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के आधार, ऐसे नहीं कि सीधे फाइन लगा दिया। तो इसकी पूरी प्रक्रिया है, तो आपको प्रक्रिया में आपको समझना चाहिए अगर आप यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, या इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आप देख रहे हैं। तो जो रिमोरेशन ऑफ इस एम्प्लॉयज़ के लिए तो पेमेंट की जो थी, उसमें जो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस थी उसकी, वो सारा एग्जाम किया गया, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स को एग्जामिन किया गया, स्टैच्यूटरी ऑडिट किया गया उसका, उसके बाद जाकर के ये फाइन लगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधे एक तरीके से लगा दिया, इसका आपको प्रोसेस समझना चाहिए। इसके बाद जो है कि डिटेल्स जो है कि बिल्कुल साफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बैंक का ये कहना है, एसबीआई की तरफ से कहना है कि इसको जो है कि ये थोड़े जो इंसेंटिव स्कीम्स थी जो बैंक ने इंट्रोड्यूस की थी, वो अंडर कंसिडरेशन थी, तो उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो फाइन जो है वो भर दिया जाएगा। इसके बाद आईआरडीए की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आईआरडीए ने कहा है कि ये जो अभी जो इनकी जो स्कीम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो प्रीमियम पे हाइक ना किया जाए। तो जो आईआरडीए है क्या? द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से मैं फिर से बोल देता हूँ, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई की जो है, इन्होंने ये कहा है जर्नल और हेल्थ फाइनेंस फर्म्स को, यानी कि आप किसको कहा है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें कि जर्नल और हेल्थ फाइनेंस फर्म्स को इन्होंने कहा है
जो मॉडिफाई कर जाती हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स को, उनको ऐसा अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट हैं उसमें वो नए बेनिफिट्स को ऐड कर दें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, जिससे क्या होगा कि इवेंचुअली जो होगा ग्राहक को जो होगा जो उसमें प्रीमियम्स जो है वो बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा है, जो रेगुलेटर है इन्होंने ये कहा है कि कंपनी को छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस की माइनर, टर्म यूज किया है माइनर की, माइनर मॉडिफिकेशंस तक तो प्रोडक्ट्स में ठीक है, लेकिन अगर इससे एग्जिस्टिंग बेनिफिट और जो न्यू उनकी जो कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीज इन प्रीमियम बढ़ जाए, उसको लेकर के थोड़ा सा ख्याल करें, तो उसके लिए फिलहाल मना किया है। तो इन्होंने कहा है कि वो उसको कांट मॉडिफाई, यानी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये आप किस चीज में क्या कहा गया है, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस में, तो यानी कि इस सेक्टर पे थोड़ा सा इस बारीक फर्क को भी आपको समझना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से कहा है कि वो एडजस्ट करें या उसको रूल्स में थोड़ा फेरबदल करें, ताकि जो पोटेंशियल बिडर्स हैं आपका NINL, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, या आपका नीचल इस्पात निगम है, तो गवर्नमेंट ने कहा है, इसकी कोशिशें की हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए, ताकि जो ये अमेंडमेंट्स करें भी किस लिए करें, तो इसका सवाल सीधा बनता है कि किस लिए किया जाए, ताकि इससे जो सोल बिडर्स हैं NINL के लिए उनको अलाउ किया जा सके, तो एक तरीके कंसोर्टियम फॉर्म कर सकें वो लोग। तो जो एग्जिस्टिंग कंसोर्टियम है तो वो इंक्लूड कर सकता है या एक्सक्लूड कर सकता है नए मेंबर्स को, तो इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से ये कहना है। तो जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंटरेस्टेड बिडर्स हैं, जो इसमें उत्साह दिखा रहे हैं या जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको जो है उन्हें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्रूवल होगा, जो इसमें ट्रांजैक्शन, जो एक तरीका ट्रांजैक्शन की जो एडवाइजर होगा, वो 60 दिन के अंदर इसमें अपनी रुचि दिखा सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात किसमें की जा रही है। और एज पर जो ये नियम होंगे, एज पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो आपको ये देखना चाहिए NINL क्या है पहले तो, ये आपका नीचल इस्पात निगम है, ये किसके अंदर आप अप्लाई करेंगे इसमें, जो इसमें और सिंगल बिडर को इसमें अलाउ किया जाए, तो उसके बाद 60 दिन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएं। तो डिपार्टमेंट, और कौन डिपार्टमेंट देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो वैसे एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है ये, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम आपका डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के तौर पे। तो एसेट मोनेटाइजेशन आंसर क्वेश्चन पे लिखा जा सकता है, तो आप यहाँ थोड़ा सा बारीक फर्क है, तो आप इसे ख्याल रखें तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये डाइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो विनिवेश की जो ये बात यहाँ की जा रही है, ये किस तरीके से ये बेस किया जाएगा, जो फर्म की एंटरप्राइज वैल्यू होगी और जो प्रोसीड्स होंगे जो उससे निकल करके आएगा, वो रीपे कर देंगे जो कंपनी के जो लैंडर्स हैं, यानी कि जो उसकी देनदारी है कंपनी की NINL की, यानी कि नीचल इस्पात निगम की, इसकी देनदारी को चुकाने के लिए जो उससे प्रोसीड्स जो आएंगी, अगर ये हो जाता है जो जिस तरीके से केंद्र सरकार चाह रही है, तो बहरहाल इसकी मोडालिटीज ये हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है SPV, ये रेस करने की बात की जा रही है यहाँ पर 48,464 करोड़ की भारी भरकम रकम को रेस करने की बात की जा रही है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक तरीके से फुल्ली ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV, जो मैं कह रहा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे SPV, यानी आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, इसका जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें DME डेवलपर्स इसको कर रहे हैं, यानी कि जो DME डेवलपर्स, DMEL आप इसको रखें, तो ये जो है ये रेस करेंगे 48,464 करोड़ इन डेप्थ में, ये रेज करने का इनका प्लान है। तो NHAI जो है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको नितिन गडकरी जी देख रहे हैं, तो इसमें जो होगा ये करीब करीब आपका इसमें इक्विटी में ये डालने वाले हैं 5,385 करोड़ की रकम ये डालेंगे। तो इससे क्या होगा, डेप्थ की जो इक्विटी का जो रेशियो हो जाएगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपका 9:1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो रेशियो आपको दे दिया जाएगा 8:1, 9:1, 6:1 या 9:2, ऐसा कुछ करके आपको एक फिगर दे दी जाएगी। तो इसमें जो होगा किसके साथ की जा रही है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो DME डेवलपर्स जो होगा इसमें 48,464 करोड़ ये डेप्थ में रेज करेंगे, और NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का, इसके लिए जो इक्विटी का जो रेशियो हो जाएगा वो 9:1 हो जाएगा। कैसे होगा कि जब इसमें NHAI जो है आपका 5,385 करोड़ का निवेश इसमें रकम डालेगी, और किस में डालेगी, इक्विटी के अंदर डालेगी। तो NHAI की तरफ से ये कहना है कि DME का जो रोल है इस प्रोजेक्ट के अंदर ये लिमिट हो जाएगा टू हाउसिंग एंड डेप्थ एंड सर्विसिंग इट। तो ये हाउसिंग द डेप्थ और सर्विसिंग इट टेक्निकल टर्म है फाइनेंस की। तो इसमें जो DMEL का जो DME डेवलपर्स का जो रोल हो जाएगा वो होगा हाउसिंग द डेप्थ एंड सर्विसिंग इट का। तो इसलिए ये 48,464 करोड़ ये डेप्थ में रेज करने की बात
कर रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो जो अथॉरिटी है ये एक्सटेंड करेगी एक तरीके से लेटर ऑफ जो कंफर्ट है, जो NHAI है ये लेटर ऑफ कंफर्ट देगी लेंडर्स को, ताकि एक अश्योरेंस देगी एक तरीके का। तो जो कंसेशन एग्रीमेंट्स होंगे तो लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो इसके लिए ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं। तो ये आपको बारीक फर्क इसका अगेन समझना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं DPIIT के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये इन्होंने जो मीट की थी FDI को लेकर के, जो ई-कॉम के अंदर ये 18 मार्च को हुआ था, और ये थोड़ा सीरीज कंटिन्यूशन उसमें भी बताऊंगा मैं कैसे है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, तो DPIIT आपका क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT मैं आपको फिर से बताता हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT जो है ये एक तरीके का ये होल्ड अ सीरीज ऑफ ये स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करेंगी, जो ये 18 मार्च से शुरू हो गया है। तो इसमें जो इश्यू होंगे ये पर्टेन करेंगे किससे, रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, यानी कि FDI से। कहां पर, ई कॉमर्स सेगमेंट के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है, DPIIT किसके साथ कर रहा है, FDI के साथ किस सेक्टर में कर रहा है 18, और ये जो है 18 मार्च से शुरू हो गई हैं। तो इसके जो ऑफिशियल्स हैं ये किस किस से मिलेंगे इस काम को करने के लिए, जो ट्रेडर के एसोसिएशन है, कंसल्टेशन जैसे बजट में भी होता है, वित्त मंत्री से मिलने आते हैं, काफी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं वहाँ। तो एक तरीके से ये मीट करेंगे, और जैसे मीट ट्रेडर्स एसोसिएशन से होगी बात, यहाँ पर इंडस्ट्री बॉडीज से होगी, और इसके साथ साथ जो मंत्रालय हैं उनसे, जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें इससे बात की जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से बात की जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से बात की जाएगी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से बात की जाएगी, CCI से बात की जाएगी। और ये 3 दिन इनकी ये चल रही है, तो ये 20 को खत्म होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मीट होने वाली। तो आपको डिपार्टमेंट्स पता होना चाहिए, किस दिशा में काम हो रहा है वो पता होना चाहिए। इसके साथ हम अगली खबर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसिव खबर है ये। तो जो SBI है आपका, IOCL जो है इसने सील किया है इंडिया का फर्स्ट लेबर अल्टरनेटिव रेट डील, इसने सील किया है। और इसने जो बताया है कि स्टेट बैंक की तरफ से जो ये बात की जा रही है, इसके तहत जो है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL जो है ये इंक करेगा फर्स्ट SOFR को, यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो SBI और IOCL ने एक तरीके से सील की है इंडिया का फर्स्ट लेबर अल्टरनेटिव रेट डील की बात यहाँ पे की जा रही है। यानी इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक और IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये इंक कर रहे हैं फर्स्ट SOFR यानी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो ये अगेन है कि फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट SOFR है। तो ये इसमें आपको क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट SOFR है। तो लिंक्ड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी जिसको ECB भी कहते हैं। तो ये जो डील होगी ये मूव अवे होगी हमारी आपकी जो लंदन इंटरबैंक रेट ऑफर्ड रेट से, यानी लिबोर से ये जिसको कहते हैं मूव अवे कर जाएगी। तो जो एक तरीके से जो डिफैक्टो है, एक तरीके से इंटरनेशनल बेंचमार्क है या रेफरेंस रेट है, जो लिबोर का रेट है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट इसको कहे जाते हैं, LIBOR। तो एक तरीका डिफेक्टो है, ये इंटरनेशनल बेंचमार्क रहा है, रेफरेंस रेट रहा है, तो उससे ये हट जाएगा, तो ये आपका SOFR की तरफ चला जाएगा। तो SBI का कहना है इससे जो अरेंज होगा वो $100 मिलियन अरेंज होगा 5 साल के अंदर, जब वो लिंक कर जाएंगे SOFR की तरफ। यानी SOFR क्या है आपका, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो ये बारीक बारीक फर्क आपको समझना चाहिए। इसके बाद जो लेबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे LIBOR की, इसमें जो होगा ये कोई बेंचमार्क नहीं रहेगा। दिसंबर इस साल के एंड तक, दिसंबर 2021 के बाद लेबर जो होगा बेंचमार्क नहीं रहेगा, SOFR आपका बेंचमार्क हो जाएगा। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट खबर है। तो इसके बाद जो होगा, इसी तरीके से जो इंडियन बैंक्स हैं ये अपने को तैयार कर रहे हैं, जो बाकी बैंक्स हैं, ताकि वो भी अनदर बेंचमार्क की तरफ मूव कर जाएं, खास करके SOFR या आपका स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक की तरफ चले जाएंगे। ये अलग अलग है, SOFR आपका है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, और आपका SOI जो है आपका स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, यानी SOIAR। तो लिबोर अब एक तरीके की पुरानी बात हो जाएगी दिसंबर के बाद, तो ये SOIAR की तरफ जाएंगे, यानी स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट की तरफ या सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट की तरफ जाएंगे। तो ये दो पॉपुलर अल्टरनेटिव इस वक्त हैं फिलहाल। तो इनसे क्या होगा कि, लेकिन जो फ्यू स्वैप डील्स होंगी तो ये इनमें इंटरनेशनली लिंक हो जाएंगी, जबकि जो है कि लिबोर, जो मैं आपको बताता चलो, ऐसा नहीं कि ये पुरानी मतलब ये बहुत बेकार हो गया या अभी रिडेंडेंट हो गया, ऐसा नहीं है। लिबोर जो है अभी भी जो है इसका एक अपना लेवरेज है, अब ये हेवीली यूज किया जाता है, स्पेशली किस सेक्टर के लिबोर जो है लोन्स के अंदर जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो रहे हैं। तो आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लिबोर जो है 1 साल के अंदर करेंगे तो उसमें तो लिबोर अभी भी है, तो फिर आपको फंसाया जा सकता है। तो लिबोर जो है 1 साल के अभी भी हेवीली यूज किया जा रहा है, स्पेशली जो लोन्स हैं जो मैच्योर हो जा रहे हैं 1 साल के अंदर। लेकिन SBI और IOCL को कहना है कि जो डील होगी इससे जो है अदर फर्म्स जो इंडिया में हैं उनको रेफरेंस डील को लेके एक अल्टरनेट मिलेगा, एक उनको
एक और तरीका मिलेगा जिससे वो आपका स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट या SOFR की तरफ जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर मुझे लग रहा है थोड़ा लंबा होता जा रहा है, हमने तो स्लाइड ही नहीं बदली है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं इसमें क्षमा कीजिएगा। तो इसमें मैं आपको एक दो खबरें और बता देता हूँ। इसमें जो एक बात और निकल करके आ रही है वो ये आ रही है आपकी, जो गोल्डमैन एक तरीके सेरेबिस जो है ये इन्होंने एक रेयर इंसिडेंट के तौर पर देखा जा सकता है। इंडियन जंक जो बॉन्ड था 21% पे जो ऑफर कर रहा था, तो गोल्डमैन सैक्स का जो ग्रुप है, ग्रुप इंक है, सेरेबस कैपिटल मैनेजमेंट है या एडिवेलिस, ये EDELWEISS फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्होंने एक जंक रेटेड रुपी बॉन्ड सेल में एक रेयर इशू जो है जो एक तरीके से 21% दे रहा था वो इन्होंने ले लिया है, बाय किया है। तो जो फर्म ने एक तरीके से इन्वेस्ट किया है 1600 करोड़ का, यानी कि अगर इसको मिलियन में आप देखें 221 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने जो इश्यू हुआ आपका कैरोसिम इंडस्ट्रीज में, और ये थोड़ा वेरियस तरीके से मैकेनिज्म से ये गया था, वेरियस व्हीकल्स इसमें यूज हुए थे, तो अकॉर्डिंग ऐसा कहना है। तो इसके बाद जो है इंडिया सीमेंट का जो ये मैन्युफैक्चरर है ये डिफॉल्ट कर गया था अपने ही डेप्थ पर लास्ट ईयर, और इसके जो ये अभी काम कर रहा था रीस्ट्रक्चरिंग रीपेमेंट्स पे, तो ये गोल्डमैन सैक्स ने इसमें, अब ये रैशनल गोल्डमैन सैक्स का है, उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब पहला तो ये निकल करके आता है कि एक तरीके का शार्प इंटरेस्ट देखा जा रहा है इंडियन डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में, किसके द्वारा, गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, जो उनका सेरिबस कैपिटल मैनेजमेंट है या एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इनकी तरफ से। एक तो पहली बात ये निकल करके आ रही है। दूसरा जो है कि ग्लोबल हैवी वेट्स हैं, जिस तरीके की अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक है या ओक ट्री कैपिटल ग्रुप है, तो इन्होंने भी एक तरीके की डील स्ट्रक की है, या ये लोकल टीम्स के साथ रिसेंट ईयर में बात चल रही है। तो जो स्ट्रगलिंग बिजनेस हैं, ताकि वो उनको फ्लोट किया जा सके, तो ये बैड लोन्स जिन पर हो रहा है, तो यानी कि ये एक बहुत दिलचस्प है कि हिंदुस्तान के एक तरीके से जो ये हो रहा है सब, ये देखा जा रहा है कि जो इंडियन जंक हैं उनको लेने के लिए ये निकल रही हैं। और मैं आपको एक बार और बताता चलूँ, इसको मैं इससे नहीं, इस रिलेशन नहीं करें, लेकिन यही जो चाइना ने गलती की थी, जो सब प्राइम मॉर्गेज जब अमेरिका में हुआ था, जो ग्रेट रिसेशन के लेमन ब्रदर्स की तरफ था, तो वो जो रीड करते थे, उनको रेटिंग्स होती थी, तो वो सारा उसने जंक उठा के खरीद लिया। अब वो उसके बाद अब क्या करेगा कि पैकेजिंग जो होती थी ना, ये थोड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कुछ स्कैम हो जाएगा, बट मैं आपको एक रिमाइंड करा रहा हूँ कि ऐसा कुछ वहां पे पहले हो चुका है। तो बहरहाल ये गोल्डमैन सेक्स की बात है, तो इसको चलो हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है एक तरीके से जो मैं आपको फिर से उसी पे आ जाते हैं, जो ATI बॉन्ड्स को लेकर के जो CBI का सर्कुलर था, क्लैरिटी का, फंड हाउसेज ने क्लाइंट से कहा है कि वो जब तक क्लैरिटी नहीं तब तक ख्याल करें, तब तक उसको रखें। तो जो 100 साल का था, इस पर मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी बात की थी। तो फंड मैनेजर की तरफ से इसमें क्या कहा गया था, तो जो नेट HNIs की तरफ से इनको इनको कहा गया है, तो जो लार्ज पार्ट है म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोजर है ये परपेचुअल बॉन्ड्स का थ्रू डेप्थ स्कीम कैटेगरीज की तरफ। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है वो ये निकल करके आई कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और बैंकिंग, PSU और क्रेडिट रिस्क, ये मैं आपको बताना चाहता था। अगर मैं उस वक्त बता थोड़ा हैवी हो जाता, तो ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, बैंकिंग और PSU फंड्स और क्रेडिट रिस्क फंड्स की तरफ, ऐसा म्यूचुअल फंड्स का कहना है। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं बहरहाल जो हैं वो करीब करीब जो है फिफ्थ ऑफ AI1 और Tier 2 बॉन्ड्स जो हैं वो बैंक को इशू करते हैं, जिसकी जो लागत है करीब करीब 3.5 ट्रिलियन है, यानी 3,50,000 करोड़ के करीब इनकी लागत है। ऐसा जो ये जो इन्वेस्टमेंट ये जो निकल करके एस्टिमेट, ये आपका नमूरा का कहना है। तो ये नमूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो इनका जो फॉलोइंग, इन्होंने 10 मार्च के सर्कुलर को फॉलो किया। तो म्यूचुअल इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या उम्मीद की थी, उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि एक शार्प रिडम्पशन आएगा HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से, लेकिन जो लेटर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से गया है उससे कुछ उम्मीद बंधी है म्यूचुअल फंड हाउसेस की कि इसका कुछ समाधान निकल जाएगा सेबी का इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन का। तो इसका जो मतलब निकल करके आया वो ये निकल करके आया है कि जब हमें मोटा मोटा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए, इसमें जो बात निकल करके आई है वो ये आई है कि ये कितना किस तरीके का आउटफ्लो है इसके बीच में। तो जो स्कीम है ये टिपिकली इन्वेस्ट कर रही है आपकी ATI बॉन्ड्स और इनका जो मार्जिनल रिडम्पशन है इस हफ्ते के अंदर। और इसके साथ साथ जो अगर हम डेप्थ म्यूचुअल फंड की बात करें, डेली AUMs की बात करें, वीक टू डेट करें, तो कैटेगरी आपकी इसमें करोड़ से। तो मीडियम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें डेली AUM जो है आपका करोड़ रुपीज़ में बता रहा हूँ आपको, 30,020 है ये। और इसमें वीक टू डेट चेंज कितने करोड़ का हुआ है, इसमें 56 करोड़ का हुआ है। तो अगर हम इसमें क्रेडिट रिस्क की बात
करें तो क्रेडिट रिस्क आपका है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कहा जा रहा है 27,988 करोड़ का, और वीक टू डेट अगर इसमें चेंज बात करें तो 17 करोड़ रुपए का निकल करके आता है। इसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 1,39,790 करोड़ का डेली AUM है ये आपका, और ये वीक टू डेट चेंज की अगर आप बात करें तो 677 निकल करके आता है, यानी मैसिव से भी मैसिव है ये। तो इसको अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब हम जो इसमें बारीक बात जो इतनी देर से हम कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा और जरा मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ। तो जो हरुण की जो रिपोर्ट एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं माफ कीजिएगा, तो इसमें जो है कि जो ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया है न्यू मिडिल क्लास को, तो आपसे पूछा जाता है हरुण रिपोर्ट जो है ये किस संदर्भ में आई है, तो आइडेंटिफाई किया इन्होंने न्यू मिडिल क्लास को। तो ये हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट है दरअसल, हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 की जो अभी रिलीज हुई है, ये आपकी 16 तारीख को। तो इसने आइडेंटिफाई किया है नॉवल हाउस होल्ड कैटेगरी इन इंडिया को, जिसको इन्होंने न्यू मिडिल क्लास कहा है, जो एवरेज सेविंग्स जो हैं जिनकी वो 20 लाख पर एनएम के करीब हैं, तो उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि जो एवरेज सेविंग्स हैं वो आपकी 20 लाख उसमें 20 लाख पर एनएम है। तो ये वाले हाउस होल्ड है, रिपोर्ट का ऐसा मानना है कि जो मेजर एलोकेशन इन रिपोर्ट्स की वो फिजिकल एसेट्स की तरफ हैं, और जैसे कि प्राइमरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की तरफ हैं, ऑटोमोबाइल्स की तरफ हैं। तो हरुण इंडिया की तरफ से ऐसा कहना है कि जो एस्टिमेट किया गया है ये कम्युनिटिव हाउस होल्ड इन इंडिया की तरफ से, तो ये जो 6,33,000 के आसपास की बात की गई, तो इन्होंने इस तरीके ये जो हरुण की तरफ से आगे कहना है कि 4,12,000 जो डॉलर मिलियनर हाउस होल्ड, एफ्लुएंट हाउस होल्ड इन इंडिया, इन्होंने इधर बहुत काम किया है इस पे। तो जो नेट वर्थ है इनकी निकल करके आती है आपकी 7 करोड़ रुपए में। तो हरुण रिच लिस्टर्स जो है वेल्थ, जो रिच लिस्टर्स हैं उनकी करीब 1,000 करोड़ की बताई है रिपोर्ट का कहना है, और जो उन्होंने क्यूमुलेटिव हाउस होल्ड इंडिया में बताया उसको उन्होंने 3,000 का है। तो बहरहाल इतने डिटेल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, बस ये पूछा जाएगा हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 को किस पे इसने किसको आइडेंटिफाई किया, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो न्यू मिडिल क्लास को इन्होंने, फिर क्या उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कितने की सेविंग्स में, एवरेज सेविंग 20 लाख पर एनम, इतना याद रखेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद बात नहीं कर दिया जो इसकी फाइंडिंग्स है, चलो मैं आपको फाइंडिंग से बताता चलूं। तो इसमें कहीं इससे पूछना नहीं इसलिए बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा। तो इसमें जो होगा हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके जो फाइंडिंग्स हैं इसने हैप्पीनेस इंडेक्स में कहा है कि 72% जो सर्वे हुआ था वो बहुत हैप्पी बता रहे थे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से, लेकिन और 85% जो है वो 2019 में बता रहे थे, यानी कि 85 से जो फॉल आया है 72 हुआ है, ये पहली फाइंडिंग है। जो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट्स कंटिन्यू जो है वो आपका प्रिफर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से डीमेट अकाउंट वो हमने सीरीज कवर की थी स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट में, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वो प्रिफर्ड चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यूके जो है प्रिफर्ड ओवरसीज ट्रेवल डेस्टिनेशन है, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड यूएस, यानी सबसे ज्यादा यूके जाना चाहते हैं, फिर स्विट्जरलैंड, फिर यूएस। तो यूएस जो है मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, उसके बाद सिंगापुर है, फिर यूएई है। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया सर्वे पे। तो ये जो यूएस जो है प्रिफर्ड चॉइस है ओवरसीज एजुकेशन के लिए, अमेरिका अभी भी नंबर 1 है। तो आर्ट जो है मोस्ट प्रिफर्ड कलेक्टिव हॉबी है, तो मोस्ट प्रिफर्ड लग्जरी ब्रांड जो है उनकी मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, जैगुआर है। लेकिन बहरहाल जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि 85% 2019 में थे, उसके बाद अब ये 72% की तरीके से हैप्पी अपने को बता रहे हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर। तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कोविड को लेकर के, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और हो जाएगी बैंक मर्जर को डेटा एनालिसिस हम करेंगे, तो प्लीज अब थोड़ा सा बने रहें। मुझे मालूम है ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद जो हम अगर बात करें तो जो डिमांड की जा रही है, वैक्सीनेशन इस तरीके से ग्रो हो रही है, तो अलाउ वैक्स कहा जा रहा है उसको, यानी कि वैक्सीन्स की बात की जा रही है, वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, तो टीकाकरण की बात की जा रही है। तो इसको जो इस तरह से रेज किया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी की जो स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स हुई थी उसमें इस बात को बहुत इस पर जोर दिया गया। इसमें कहा भी गया, उन्होंने ये भी कहा है कि जो मास्क को नहीं लगाया जा रहा है सख्ती से, यानी इसको नहीं, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक तरीके से जो कंसर्न आया है, तो महाराष्ट्र जो है वो ओपन जो 18 साल से ऊपर के लिए वो इसको करना चाह रही है। तो इसकी जो अब रिपोर्ट की जो मुख्य मुख्य बात एग्जाम परस्पेक्टिव में वो कर लेते हैं। तो हाईएस्ट कवरेज इन अ सिंगल डे हुआ है, ओवर 3 मिलियन जो वैक्सीनेशन हुए हैं मार्च 15 तक हाईएस्ट हुआ है। तो इसके बाद जो है 10 मिलियन बेनिफिशियरीज जो हैं इसमें आपका 60 साल के ऊपर रहे हैं, ये 2 वीक्स के अंदर हुआ है। 3 मिलियन जो है एक दिन में हुआ था। उसके बाद 10 मिलियन बेनिफिशियरीज 60 साल के ऊपर हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं। इसके बाद जो है 32,9,47,432 डोजेस जो हैं ये अब तक दी जा चुकी हैं। फिर से बताता हूँ, 32,9,47,432 डोजेस दी जा चुकी हैं, ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। इसके बाद जो सेंटर जो है अब क्या करने वाला है, सेंटर जो है फ्रेश ऑर्डर, इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो ये फ्रेश ऑर्डर इनमें, ताकि वो प्रोक्योर कर सके, ले सके 100 मिलियन SII डोजेस को। तो सेंटर ने एक तरीके से, SII क्या है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो डोजेस हैं इसके लिए इन्होंने नया 100 मिलियन डोजेस के लिए प्रोक्योर करने
करने की बात की जा रही है। तो 100 मिलियन डोजेस जो होंगे आपके ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन की हैं, कोविशील्ड की हैं, तो जिनकी जो कॉस्ट होगी ये निकल करके आई है 157.50, जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है। तो HLL लाइफ केयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो ये आपका इशू किया है सप्लाई ऑर्डर बिहाफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस काम में है, तो HLL लाइफ केयर। तो ये आप याद रखिएगा, HLL लाइफ केयर। और उसमें ये पूछा सकता है क्या ये पब्लिक सेक्टर है कि नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 12 मार्च को हुआ है काम। तो जो इसकी कॉस्ट जिनको डोजेज हैं ये जो है केंद्र सरकार इसका वहन करेगी। इसके लिए बजट जो लोकेशन आपको याद होगा 35,000 करोड़, उसको बढ़ाए जाने की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही थी। तो जो ये जो एक्सपेंडिचर है, ये अर्ली वैक्सीनेशन जो फंड हो रहा था, वो मैंने उस वक्त जब बजट के हम हेल्थ केयर से कर रहे थे, हमने कहा था कि जो पहले जो फंडिंग हो रही थी इनकी वो पीएम केयर्स फंड से हो रही थी, लेकिन अब इनके लिए अलग लोकेशन है। तो ये बारीक बारीक फर्क आपको समझना चाहिए। इसके बाद अब बात घूम फिर के आ जाती है रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। तो इन्होंने कहा है, रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि इंडियन रेलवेज हैं वो कभी ना प्राइवेटाइज की जाएंगी। उन्होंने कहा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकिन हालांकि इनकरेज किया जाना चाहिए और एफिशिएंट फंक्शनिंग होनी। और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि प्राइवेटाइजेशन रेलवे का नहीं होगा। लेकिन ऐसा जो ये कहा गया, ये किसके, इन्होंने जवाब देते हुए जो डिस्कशन हो रहा था नॉन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर रेलवेज लोकसभा के अंदर, उसका ये जवाब दे रहे थे। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी जो देयर हैज बीन कोई डेथ नहीं हुई है किसी पैसेंजर की रेल एक्सीडेंट्स के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर, ये पहली फाइंडिंग है। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो रेलवे जो है ये इनॉर्मस फोकस डाल रहे पैसेंजर सेफ्टी में, लेकिन ये कल की जो रिपोर्ट है कि 35 किलोमीटर एक ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में चल गई थी। तो बहरहाल जो है अभी हम ये जानते हैं कि किस तरीके से ट्रेनें जब गुजरात से चली क्या कहते हैं वाराणसी के लिए, तो वो कैसे राउरकेला पहुंची। तो बहरहाल ये जो रेल मंत्री हैं इनका ऐसा कहना है। तो बहरहाल इन्होंने प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए ऐसा इन्होंने कहना है। तो लोकसभा जो है बाद में जो है लोकसभा से जो डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर रेलवे जो 2021-22 के लिए उसको पास कर दिया गया। तो पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं इन्होंने कहना है कि जो हाई ग्रोथ होगी इससे मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी जब इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके काम करेंगे, यानी पीपीपी बोर्ड में इसमें बात करेंगे। तो इंडियन रेलवेज ना कभी, इसमें जो मेन जो हाईलाइट्स मीडिया की बनी थी वो ये थी कि कभी ना प्राइवेटाइज हुई है ना होगी, और जो प्रॉपर्टी है रिन्यूएबल्स की ये इंडिया की रहेंगी, सबकी हैं। जैसे रोड्स हैं उसको प्राइवेट वाले भी तो यूज करते हैं। तो ये तमाम बातें उस पर एक सेपरेट लेक्चर बना लेंगे। तो इसके बाद जो अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस को लेकर के, तो ये रिवाइज जो बजटरी प्लान है इसके करीब भी ये पहुंच गए हैं। तो इन्होंने एक तरीके से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ जो बात की थी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का मूव क्लोजर हो गया है। रिवाइज बजट टारगेट 2021-22 की एक तरफ ये हो गया है। तो इन्होंने एक तरीके से कैसे किया है, 15 मार्च की तरफ जो कॉन्ट्रैक्शन आया था नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो 5% कम हो गया था ईयर ऑन ईयर 15 मार्च के करीब। तो अगर हम उसको कंपेयर करें 9% का हुआ था ये कम, अगर हम इसको जनवरी में देखें। और ऑब्सोल्यूट टर्म में जो कलेक्शन कम हुआ था वो करीब आपका जो ऑब्सोल्यूट टर्म में जो नेट कलेक्शन हुआ था वो आपका 8,20,000 करोड़ के करीब हुआ था, जबकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 8,67,000 करोड़ आ जाएगा तो सेम पीरियड के अंदर लास्ट ईयर में। तो ये थोड़ा सा आंकड़े हैं। तो इसका क्या मतलब निकल करके आता है, इंपॉर्टेंट ये है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी इसने रिक्वायर किया है इसमें कि इसको 84,700 करोड़ जो है ये, ताकि फाइनेंशियल ईयर का बजट जो होगा, जो बजट का जो टारगेट है वो 9,05,000 करोड़ का इन्होंने जो टारगेट रखा था। तो बजट जो प्रेजेंट किया गया था फरवरी के अंदर, उसमें जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो एक तरीके से उसने सिग्निफिकेंट फॉल देखा था, जिसमें कहते हैं कि 13,19,000 करोड़ का तो एस्टिमेटेड अर्लियर तो जो हुआ था उसमें। तो एडवांस टैक्स कलेक्शंस की जो बात है वो भी 4th जो मंडे को जो है वो 15 तारीख को जो खत्म हो गई थी, तो 15% लास्ट ईयर। तो ये तमाम जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसको हम सेपरेट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे जब हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इस पर हम बात करेंगे क्या है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है जो बैंक का जो मर्जर है, हम इसको थोड़ा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, और ये लास्ट का बोलोगे माफ कीजिएगा। इसके बाद जो बैंकिंग ऑन द मर्जर, धन्यवाद आप इतनी देर तक बने हैं। तो जो बैंकिंग ऑन मर्जर जो है ये अमालगमेशन हुआ है इंडियन बैंक्स और इलाहाबाद बैंक का, एक तरीके से ये किस तरीके से इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का होना है या नहीं होना है। तो एक तरीके अनलाइकली सक्सेस रहा है ये 2019 में, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंस किया था कि 10 जो है इसके बड़े बैंकों को ये 4 बना देंगे, जिसमें आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसको उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से जोड़ा, आंध्र प्रदेश आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक एंड यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक कनारा बैंक से जोड़ा, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक से। तो इन सबके साथ जो हुआ था, हम आंकड़ों पे बात आ रहे हैं बस। तो जो लेटर जो इसमें बात हुई थी कि इसमें
जो चैलेंज जो था वो 3 चीज़ों को लेकर के था। पहला ये था कि अनलाइक जो अदर जो मर्जर्स हुए थे, अन्य मर्जर्स थे, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक जो था वो रफली एक ही साइज के थे। तो पहली फाइंडिंग ये थी। दूसरी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट ये है कि जो मर्जर ने जो इन्वॉल्व किया था मिस साइज बैंक को, रादर देन जो छोटे छोटे बैंक्स थे उनको मर्ज करना लार्ज बैंक के साथ, तो जो जैसे कि अन्य 3 केसेस में हुआ था, तो यहाँ पर दोनों बराबर साइज के बैंक्स थे। और तीसरी जो फाइंडिंग है वो ये निकल करके आई है कि जो अदर जो बाकी मर्जर्स थे जो जिसमें बैंक इन्वॉल्व थे वो सेम रीजन के अंदर हुए थे विद सेम वर्क कल्चर। लेकिन इलाहाबाद बैंक जो है ये कोलकाता में है और इंडियन बैंक जो है वो चेन्नई में है। तो ये आप देखें इनका ये 3 फाइंडिंग्स निकल करके आई है इंटरव्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम आपको इसमें डेटा पे बात कर लेते हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको पंजाब नेशनल बैंक से, मैंने बैंक की रादर 2 सीरीज की हैं, आपको डिटेल में आप उसमें आंकड़े, कर्मचारी, उनकी समस्या, हमने सब डिस्कस किया है। तो इसमें जो 500 ब्रांचेस थी उनको आइडेंटिफाई किया था जिसको ओवरलैप किया गया था। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को रेशनलाइज किया गया था 800 से 900 ब्रांचेस में। इसके बाद यूनियन बैंक को टारगेट करके रैशनलाइज किया गया था 950 बैंक के अंदर पहले साल का जब इनका मर्जर हुआ था, अमालगमेशन हुआ था कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का। और इंडियन बैंक का जो रैशनलाइज किया था 180 ब्रांच के अंदर। तो मर्जर एंड एक्विजिशन, बैंक मर्जर, अगर हम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 करके देख लें इससे, तो जो इसमें एक तरीके से जो मर्ज हुआ था तो ये आपका इसका बिजनेस साइज कितना, और मर्ज की बात जो थी 31 मार्च 2019 तक की। तो ग्रुप ए में आपका पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसको ग्रुप 1 ले तो ये एंकर था, मर्ज हो गए थे दोनों। तो इसमें जो मेन था एंकर यहाँ मतलब जो मेन था पीएनबी, और जो मर्ज हुए वो ओबीसी जिसको कहते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसकी जो बिजनेस साइज था करोड़ में बता रहा हूँ, तो पंजाब नेशनल बैंक का था आपका 11,82,224 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का था 4,04,194 करोड़, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो था वो था आपका 2,08,106 करोड़। इसके बाद हम ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 में कैनरा बैंक था और सिंडिकेट बैंक था। तो कैनरा बैंक इसमें एंकर था और सिंडिकेट बैंक इसमें मर्ज किया गया था। तो कैनरा बैंक का जो बिजनेस साइज था वो आपका था 10,43,239 करोड़, और सिंडिकेट बैंक का था 4,77,046 करोड़। तो इसको मर्ज कर दिया गया था। अब हम ग्रुप सी की 3 की बात कर लें, जिसमें आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंकर था और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक इसमें मर्ज किए गए थे। तो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था ये 7,41,307 करोड़ था। आंध्रा बैंक जो था जिसको मर्ज किया गया था 3,98,511 करोड़ था। कॉर्पोरेशन बैंक जिसको मर्ज किया गया था वो आपका 3,19,616 करोड़ था। तो अगर हम ग्रुप 4 ले लें, जिसको लेकर के हम बात कर रहे थे शुरू से कि दोनों के लगभग एक ही साइज है, तो इंडियन बैंक है ये एंकर के तौर पर देखा गया, इलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडियन बैंक जो है 4,29,972 करोड़ इसकी, तो ये इसका बिजनेस साइज था, और इलाहाबाद बैंक का था 3,77,887 करोड़। तो ये आंकड़े अगर आप एग्जाम्स में लिख सकेंगे, इनको ग्रुप वाइज इनको एक्सप्लेन कर सकेंगे, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। और आपको बैंक वाले लेक्चर्स देखेंगे उसमें आपको एम्प्लॉयज वगैरह प्रॉब्लम्स बहुत डिटेल से की है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं माफी चाहूंगा आप इतनी देर तक बने रहे, क्षमा कीजिएगा, और आगे लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।